तो हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। कल मैंने एक मांगा अपलोड किया था। वैसे मुझे लगा नहीं था कि एक दिन में मुझे कोई भी एक भी रिस्पॉन्स मिलने वाला है और एक भी व्यूज़ आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो 22-23 है उसे भी देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और एक बंदे ने तो लाइक भी किया था। चलो, उसको मेरे तरफ से काफ़ी ज़्यादा थैंक यू ब्रो, तुम्हारा थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए। और बाकी आज मैं आप लोगों के लिए सेकेंड चैप्टर लेके आ चुका हूँ इस मांगा का। तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कम से कम यार इस वीडियो में एक लाइक तो करवा ही देना और एक सब्सक्राइब। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही कर देना। बाकी चलो मांगा को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा जो मेन कैरेक्टर ग्रे होता है उसने इस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया होता है। लेकिन इस चैप्टर में पता चलता है कि वो अभी भी ज़िंदा होता है और दोबारा से खड़ा हो जाता है। यहाँ मॉन्स्टर बोलता है, तुम्हारे बच्चों जैसा अटैक मेरा बाल भी उखाड़ नहीं सकता। और ये बोलने के साथ ही यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से से बोलता है, ठीक है फिर मैं तुझे तब तक काटूंगा जब तक कि तू मर ना जाए। और ये बोल के काफ़ी सारे स्लैश कर देता है और इन दोनों की इंटेंस फाइट फिर से शुरू हो जाती है। और ये जो मॉन्स्टर होता है लिक्विडेटर, ये यहाँ पे थोड़ी सी और अपने पावर का इस्तेमाल करता है जिससे इसका जो लुक होता है वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। ऐसे ख़तरनाक तो नहीं, देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, लेकिन है विलन तो क्या कर सकते हैं। और देख ही सकते हो स्क्रीन में कितना ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है, या फिर एंजल की तरह समझ लो, ये एंजल की तरह दिख रहा है। और ये यहाँ पे अपना एक अटैक क्रिएट करता है जहाँ पे टाइम जैसे रुक ही गया हो। हमें मून का भी एक पिक्चर दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है और मेन कैरेक्टर इसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे अचानक से हो क्या रहा है। और फिर यहाँ पे वो थोड़ा सा खुश भी होता है कि यहाँ पे चलो वो इतने आसानी से हार नहीं मानेगा। और ये बोलते ही बस क्या था, फिर से उसने यहाँ पे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और ये मॉन्स्टर जो है, इसके अटैक से हमारे मेन कैरेक्टर यानी ग्रे, उसके अटैक से इस मॉन्स्टर को एक स्क्रैच भी नहीं आता। इससे हमें पता चल जाता है कि दोनों के बीच में अभी भी जो पावर गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे ये मॉन्स्टर, यहाँ पे तो इसे घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमारे ग्रे के अटैक से। और यहाँ मॉन्स्टर तो हंसते हुए बोलता है, क्यों है ना ये ब्यूटीफुल। और हमारे मेन कैरेक्टर का आँखें एकदम बैगनी बैगनी जैसा हो जाता है, बैगन के कलर की तरह, क्योंकि आसमान से एक अटैक सीधा उसी के ऊपर आ रहा होता है और झटके से उसके ऊपर आ जाता है। और फिर हमें इस अटैक का पावर भी दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस, यानी बहुत ज़्यादा तबाह करने वाली थी, जैसे परमाणु बम हो। ऐसा ख़तरनाक इसका रेंज अटैक था। और हमारे इस मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है जो यहाँ पे मज़े से खड़ा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जहाँ खड़ा था वो एरिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और मॉन्स्टर बोलता है, तुम्हारे और मेरे बीच पावर गैप काफ़ी ज़्यादा है, तुम मेरे सामने कचरे के टुकड़े का अलावा और कुछ नहीं हो। जहाँ ग्रे डिस्ट्रॉय हुआ था वहाँ पे एक मैजिक सर्कल जो घड़ी का आकार का रूप ले लेता है और यहाँ से फिर गॉड का आवाज़ आता है, चलो लगता है तुमने काफ़ी ज़्यादा मैजिक इकट्ठा कर लिया, इतना काफ़ी होगा तुम्हें पीछे भेजने के लिए। और यहाँ पे मॉन्स्टर इस आवाज़ को सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या तू क्रोनोस है। और अब हमें इस गॉड के बारे में पता चल जाता है जिसका नाम होता है क्रोनोस। और यहाँ पे क्रोनोस बोलता है ग्रे से, ग्रे इतना काफ़ी है, ग्रेट पावर तुम जो रूल करते हो, मैं तुम्हें समय में पीछे भेज रहा हूँ। और फिर ये बोलने के बाद ही मॉन्स्टर यहाँ पे बोलता है, क्रोनोस तुम कमीने कहीं के। लेकिन क्रोनोस यहाँ पे इसे कुछ रिप्लाई नहीं देता और यहाँ पे ग्रे से बोलता है, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ, अब ये सब चीज़ जो है ये सब तुम सही कर सको, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। और इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो एक मैदान में लेटा हुआ होता है। और सच कहूँ गाइस, ये मांगा जिसने भी क्रिएट किया है, ये जो डिज़ाइन है, जो बैकग्राउंड भाई ग्राफिक है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा। देखो घास फूस देखो, बादल देखो, इतना ख़तरनाक लुक है कि देख के ये एकदम अंदर से हैप्पी फील होने लगता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे सोचता है, चलो ग्रे जो होता है अपने होम टाउन रेनार्डो विलेज में आ चुका होता है। और यहाँ पे उसे कुछ याद आता है कि ये जो उसके विलेज है ये 15 साल पहले ख़त्म हो चुका था। फिर वो क्रोनोस का एक बात याद करता है जहाँ पे उसने बोला था कि उसे टाइम पे पीछे भेजा जा रहा होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और उसके बॉडी में चोट भी, मतलब उसके हाथ में चोट लगा होता है जो अचानक से मिट्टी में लगने की वजह से उसके हाथ में थोड़ा सा दर्द होने लगता है। और वो सोचता है, इस टाइम मैं उन लोगों से मिला था और उन लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा पीटा था, और चलो छोड़ो, अभी वो लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है,
मैं उन्हें अभी नहीं हरा सकता। मैं बिल्कुल भी उन लोगों के मुकाबले में नहीं हूँ। ये सब तो काफ़ी दूर की बात है। अभी तो ल्यूकेटर वो तो एक सपना ही है कि मैं शायद ही उसे हरा पाऊँ। फिर ये बोल के जैसे ही अपना मेन कैरेक्टर खड़े होकर जंगल की तरफ जाने लगता है, वो मन में सोचता है मैं जब ताकतवर रहूँगा तब मैं उन लोगों को पीटूँगा, लेकिन अभी मैं उन लोगों के सामने नहीं आऊँगा। ये बोल के जाने लगता है, लेकिन फिर हमें ग्रे को देख के पता चल जाता है कि जिसका उसे डर था वही होता है। बिल्डर की टीम जो है ये अपने हीरो को काफ़ी ज़्यादा पहले परेशान किया करते थे, और अब वही टीम बिल्डर के सामने है। और यहाँ पे आते ही बिल्डर बोलता है मैं तुझे काफ़ी देर से खोज रहा था, तू था कहाँ? मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ तेरे वजह से। और ये बोल के ही तलवार उसकी तरफ फेंक देता है, और बिल्डर बोलता है ये ले पकड़ और मेरे साथ मॉक बैटल कर। और हीरो अपना तलवार को देख रहा होता है, और यहाँ पे बिल्डर बोलता है क्या हुआ, चूतियापा मत कर और जल्दी से उठा रहे। यहाँ पे हमारा ग्रे बोलता है मैं नहीं उठाऊंगा क्योंकि मुझे चोट लगा और मैं अभी रिकवर नहीं हुआ है, तुम किसी और के साथ खेलो। यहाँ पे बोलता है चिंता मत कर, ये जो ब्लेड है, ये जो तलवार है, इसके ऊपर बिल्कुल भी धार नहीं है। और यहाँ पे हीरो बोलता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसे ऐसी जगह तो मारा जा सकता है ना जहाँ पे गहरी चोट लगे। और यहाँ बिल्डर भागते हुए बोलता है तुझे क्या लगता है तू इस पोजीशन में है कि तू मुझे बता सके कि क्या करना है या नहीं करना? अगर तुझे नहीं उठाना मत उठा, लेकिन तुझे फाइट तो ऐसे करने पड़ेगी। और ये बोल के ही मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है यहाँ आने से पहले जब मैं मिलिट्री में था, वहाँ के डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं तलवारबाज ज़्यादा अच्छे से इसलिए नहीं सीख पाया क्योंकि मुझे बचपन में ही एक ऐसा चोट लगा था जिसके वजह से शायद मेरी ज़िंदगी झंड हो गई थी और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया था। यहाँ से मेरी लूज़र लाइफ शुरू हुई थी। और ये बोल के ही उसे अपने पुराने कुछ झलक याद आ आते हैं, और वेल्डर यहाँ पे अटैक कर देता है ग्रे के ऊपर। लेकिन ग्रे काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो यहाँ सोचता है क्या सच में, क्या ये इतना ज़्यादा स्लो है इसकी स्ट्राइक? और फिर यहाँ वेल्डर काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर, लेकिन ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अपने मेन कैरेक्टर को, क्योंकि ये जितने भी अटैक वेल्डर कर रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा वीक और स्लो होता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर को छूने के लिए काफ़ी नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा अटैक यहाँ पे बैटलर कर रहा होता है, लेकिन एक अटैक भी यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर ग्रे को छू भी नहीं पाता। वो काफ़ी आसानी से और काफ़ी मज़े से, एकदम मज़े में इसके अटैक से डॉज कर रहा होता है, और उसके चेहरे पे स्माइल भी आ जाता है। और बैटलर के जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो सोचते हैं ये साला इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो गया। और फिर ये इसके बाद ही हमारा मेन कैरेक्टर ग्रे अब तलवार को उठा लेता है, और जैसे ही उठाने वाला होता है वैसे ही बैटलर यहाँ पे अटैक कर देता है छलांग मार के। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर भी भाई एक्स मिलिट्री ऑफिसर रह चुका है एकदम नीचे लेवल में, जिसके वजह से उसके बाद फाइट की कुछ एक्सपीरियंस तो होगी ना। वो बैटलर को अपने एक ही अटैक से काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है। और फिर क्या था, यहाँ से अब बैटलर का बैड लक शुरू हो गया। ग्रे अपने मन में सोचता है ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके ऊपर मैं तरस खाऊं, इसलिए अब मज़े का टाइम शुरू होता है। और ये बोल के ही बैटलर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक करने लगता है, और उसका शॉट एक ही अटैक में काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तो मेरे भाई लोग इस फाइट में ज़्यादा कुछ मज़ेदार को तो मुझे लगा नहीं, इसलिए इस फाइट को थोड़ा स्किप करते हैं, क्योंकि बैटलर यहाँ पे थोड़ा पिटाई खाने वाला है। और अब हम बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर के ऊपर, और अब जो है हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो चुका होता है, जहाँ पे बैटलर के ऊपर एक अटैक करता है जिसकी वजह से बैटलर को थोड़ी सी चोट आ जाती है, उसके कंधे से खून आने लगता है, जिसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर रुकने के मूड में तो नहीं होता, क्योंकि बैटलर ने काफ़ी ज़्यादा उसे पहले परेशान किया था, और अब उसकी बारी है। वो नीचे बैठ के चिल्लाने लगता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। और अभी मेन कैरेक्टर सोचता है सच में ये तलवार काफ़ी ज़्यादा बेकार है, इसमें बिल्कुल भी धार नहीं है, चलो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इसे टेढ़ा करके उसे थोड़ा सबक तो सिखा ही सकता हूँ। और यहाँ पे उसके नाक में यह तलवार मार देता है अपना मेन कैरेक्टर ग्रे, जिससे उसकी नाक तो टूट जाती ही है, साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है, और शायद उसका एक दांत भी टूट चुका होता है। और फिर क्या था, बैटलर जो होता है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है, और उसे यहाँ यकीन नहीं हो रहा कि ये नमूना यहाँ इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया, और ये इस बेकार से शॉट से मुझे चोट कैसे पहुँचा रहा है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहता है तुमने ही तो मुझे कहा था ना मॉक बैटल करने को, तो अब क्या हुआ, तुमने नहीं कहा था। जैसे ही बटलर ये सुनता है उसे गुस्सा आ जाता है, और अपने सहपाठियों से कहता है तुम नमूनों किसका इंतज़ार कर रहे हो, ये मुझे मार मार के ख़त्म करे तब तक, इसलिए मारो इस साले को। और ये जैसे ही बोलता है बटलर के चमचे थोड़ी देर बात करते हैं
फिर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन हमें तो पता है बटलर कितना ज़्यादा हमारा ग्रे कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका होता है। वो बस कुछ ही सेकेंड में इन चारों के सुअर भर देता है और इन लोगों का हमें हालत भी देखने को मिलता है किस तरह से हमारे मेन कैरेक्टर ग्रे ने इन सबको मारा हुआ होता है। ग्रे अपने मन में सोचता है क्या मैं अब तक इन लोगों से डरता और मार खाता था, क्या ये लोग सारिया स्वॉर्डमैन से डोजो से है। और यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर पूछता भी और यहाँ पे बटलर बोलता है हाँ हम उसी के डोजो से हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है डोजो का भी फ़िलहाल तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उसका थोड़ा सा यूज कर सकता हूँ अकेडमी में जाने के लिए। इसलिए वो यहाँ पे बटलर से बोलता है ठीक है मुझे अपने डोजो में ले चलो और अपने इंस्ट्रक्टर से मिलवाओ। यहाँ पे बटलर डरते हुए बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम किसी और को बोल दो, नहीं तो अगर मैंने उन्हें कहा तो मुझे नहीं पता वो क्या कहेंगे। और ये बोलते ही अपना मेन कैरेक्टर डराते हुए बटलर को बोलता है ठीक है फिर हम कहाँ थे हम फिर तो वहीं से शुरू करते हैं। जैसा ही बटलर ये सुनता है वैसे भागते हुए बोलता है इस तरफ आओ मैं आप तुम्हें मिला दूँगा हमारे डोजो में, आज जल्दी आ जाओ। और ये बोलते ही हमें फिर गांव विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारिया स्वॉर्डमैनशिप डोजो होता है। ये इंस्टीट्यूट का बड़े जल्दी से नहीं जाने वाला तो थोड़ा कॉपरेट कर लेना, बीच बीच में निकल सकता है। मैंने सुना है कि डोजो के पास एकेडमी जाने के लिए स्लॉट्स है। ये बात सुनने के बाद बटलर कहता है हाँ सुना तो मैंने भी है और इसीलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। और बटलर का टीम वाला कहता है कि तुम्हारे स्किल के हिसाब से तुम वहाँ पे जा सकते हो आराम से। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर सोच में पड़ता है पिछली ज़िंदगी में जो लिक्विडेटर था वो इतना ज़्यादा ताकतवर था कि उसके सामने वर्ल्ड के सबसे ताकतवर योद्धा भी एक सेकंड नहीं टिक पाए उसके एक अटैक से। और मैंने उस पावर का इस्तेमाल किया था, उसके बावजूद भी मैं उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं ला पाया था। पता नहीं मुझे उसे हराने के लिए कितनी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे इतना लगा था कि वो जो पावर था डार्कनेस का वो मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर पाया था। पिछली ज़िंदगी में मैंने एकेडमी में स्वॉर्डमैनशिप सीखा था स्वॉर्डवुमन से, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा तो उसके सामने टिक पाया। लेकिन इस बार मुझे और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उन टीचर से मुझे सीखना पड़ेगा स्वॉर्डवुमन से, ताकि मैं इस बार पहले से ज़्यादा ताकतवर हो पाऊँ और जो भविष्य है उसे मैं बदल सकूँ और लिक्विडेटर को शायद मैं इस बार हरा दूँ। शायद इसीलिए मुझे क्रोनोस ने यहाँ पे पीछे टाइम में भेजा है और इस बार शायद मैं कुछ कर पाऊँ। और हमें दिखाया जाता है जो स्वॉर्डमैनशिप की यहाँ पे जो कि टीचर थी सारिया, ये यहाँ पे इन बच्चों को सामने बैठा के पूछते तो तुम लोगों ने क्या सोचा कि मुझसे स्वॉर्डमैनशिप सीख के तुम बाहर किसी को भी जाके बुली करोगे। और हमें पता चलता है ये और कोई नहीं सारिया होती है जो इंस्ट्रक्टर होती है इस एकेडमी की, एक तरह से टीचर। यहाँ पे सारिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, वो यहाँ पे बटलर के साइड में एक अटैक करते हुए बोलती है तुम लोग हरामी बच्चों चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, आज के बाद तुम लोगों का इस एकेडमी में इस डोजो में कोई भी लेना देना नहीं है, तुम अब इस डोजो के स्टूडेंट नहीं हो। और अब ये सब सुनने के बाद ये सब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि सारिया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़तरनाक वाइब दे रही थी। शायद मैं भी उसके सामने होता तो शायद मेरा भी कंट्रोल अपने बॉडी से छूट ही जाता, वहाँ पे शायद तो मैं बेहोशी हो जाता या कुछ भी और भी हो सकता था। वैसे आप लोगों का क्या कमेंट करके बता देना जितनी खतरनाक ये इंस्ट्रक्टर लग रही है। और ये सब जब सारिया बोलती है कि चले जाओ यहाँ से तो वो सब यहाँ से भाग जाते हैं। इन सब को भगाने के बाद जो सारिया होती है वो यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर ग्रे से माफ़ी मांगती है और कहती है मेरे स्टूडेंट ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर ग्रे भी बोलता है कोई बात नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारिया बोलती है कि मैंने सुना कि तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर चाहिए एकेडमी में जाने के लिए। यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर हाँ बोल देता है तो सारिया भी यहाँ पे मान जाती है कि मेरे स्टूडेंट ने तुम्हारे साथ जो बदतमीजी की मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ और मैं तुम्हारा रिकमेंडेशन जो लेटर है वो भी लिख के देने के लिए तैयार हूँ। मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। तो इससे पहले मैं तुम्हें लेटर दूँ उससे पहले मुझे तुम्हारा जो स्किल है वो देखना पड़ेगा। और ये बोलने के बाद यहाँ पे सारिया कहती है ठीक है तुम मुझे मेरे ऊपर कहीं से भी अटैक कर सकते हो, जहाँ से भी तुम्हें जगह मिले। और ये बोलने के बाद ही मेन कैरेक्टर अपने ग्रे हमारे सारिया के ऊपर अटैक कर देता है। और सारिया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि उसे इस बैटल से ऐसा लग रहा होता है कि जो ये हमारा ग्रे होता है ये कोई मामूली लड़का नहीं होता। इसने जो ये सब उसकी स्किल है वो ज़्यादातर उसने खुद डेवलप की है और इसने काफ़ी ज़्यादा एनिमी के साथ फाइट किया है, जैसे वॉर किया हो जंग के मैदान में। और ये सब वो सोच ही रही होती है और हमारे मेन कैरेक्टर का यहाँ पे जो स्किल होता है वो इम्प्रूव भी होते जा रहा होता है।
और सैरिया यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर के अटैक से यहाँ पे बच रही होती है। वो यहाँ पे मेन कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा कोई अटैक नहीं कर रही होती, लेकिन धीरे धीरे उसे भी समझ में आ जाता है कि ये जो कैरेक्टर है ग्रे, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो स्किल है ये एकेडमी से आई है, क्या इसे किसी ने ये स्किल सिखाया है या इसने खुद ही सीखा है, ये पता लगाने के लिए जो सैरिया होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर भी अब अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ग्रे इस इंस्ट्रक्टर के अटैक से बच रहा होता है। और ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा वो हैरान होती है सैरिया, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के उसके अटैक से डॉज कर रहा होता है और अटैक भी कर रहा होता है, जो मामूली कोई भी बच्चा नहीं कर सकता। उसे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे डाउट होता है, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। और फिर उसे कुछ समझ आता है, वो मन में सोचती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो लड़का है ये कोई मामूली नहीं है, मुझे इससे बच्चे से काफ़ी ज़्यादा डर महसूस हो रहा है। और हमें सैरिया की आंखों में डर भी नज़र आता है। और हमारा ओपी कैरेक्टर ग्रे, उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, उसे तो मज़ा आ रहा होता है इस मॉक बैटल में। जो टेस्ट होता है एक छोटा सा, वो यहाँ पे एक स्लैश मारता है और इस स्लैश को देखने के बाद भी सैरिया जो होती है उसे एक स्क्रैच भी नहीं आता, क्योंकि भाई वो एक देखो टीचर है और टीचर स्टूडेंट के सामने काफ़ी ज़्यादा भी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और वह मेन कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन वो भी फुल पावर यहाँ पे यूज नहीं कर सकता सैरिया के ऊपर। और सैरिया भी यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो यहाँ पे बस इस बैटल को अब और भी इंटेंस करने वाली है। तो आज का जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को चैप्टर पसंद आया हो तो एक सब्सक्राइब एक लाइक तो कर ही देना। तो मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।